नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाया। रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसको लैंडलॉक जो है कंट्री में तब्दील करने की कोशिश की है। कीव पर कब्जे की जंग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव के बाहर कब्जा जमाए हुए है। रूस और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को लंबा खींचने नहीं देना चाहता। यूक्रेन को आत्मसमर्पण को बाध्य करने के लिए रूस ने यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले से गुरेज नहीं किया। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्तावों के आने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारतीय सभी प्रस्तावों पर उनकी संपूर्णता और राष्ट्र हितों के आधार पर विचार करेगा। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ तानाशाही का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुतिन की गलती रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को अमेरिकी संसद में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका रूस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद करने का जो है उसने निर्णय लिया है। इसके तहत अब कोई भी रूसी विमान अमेरिका में नहीं घुस सकता है। आपको बता दें कि नाटो के कई देश पहले ही रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका और हमारे सहयोगी सामूहिक शक्ति के साथ नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। यूक्रेनियन साहस के साथ लड़ रहे हैं और पुतिन को युद्ध के मैदान में लाभ हो सकता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन ने कहा कि पूरा यूरोपीय संघ मिलकर काम कर रहा है। हम पुतिन और उसके सहयोगियों की संपत्ति को भी जब्त कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $100 करोड़ की मदद का भी ऐलान किया है। अपने संबोधन के दौरान जो बाइडेन एक बार फिर से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम रूस के खिलाफ हर तरह के प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन युद्ध के लिए अपनी सेना को नहीं भेजेंगे। बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम नाटो की धरती पर कभी भी किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। नाटो की जमीन की हर हाल में रक्षा करेंगे और इसके 1 इंच पर भी किसी को कब्जा हम नहीं करने देंगे। रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसको लैंडलॉक कंट्री में तब्दील करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करके रूस यूक्रेन को उस देश में तब्दील कर देगा जिसका समुद्री तटों से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा करके रूस यूक्रेन को बर्बादी के आखिर कगार तक पहुंचाने का पूरा रोड मैप तैयार करने की भूमिका निभा रहा है। विदेशों में तैनात रहे सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े विशेषज्ञों की माने तो जिस तरीके से रूस ने भौगोलिक रूप से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर यूक्रेन को घेरने की योजना बनाई है वह काफी खतरनाक है। एक वरिष्ठ पूर्व राजनयिक के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के पूर्व में लुहांस और डोनेट्स्क को एक नए देश के तौर पर मान्यता दी थी। दक्षिण में क्रीमिया पर भी रूस के आधिपत्य में से उसकी ही सत्ता थी और इसी के चलते यूक्रेन के दक्षिण हिस्से में अजाव समुद्र से उसका नाता जो है वो खत्म हो चुका था। इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखने वाले वरिष्ठ सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि रूस ने मालडोवा देश के उत्तरी हिस्से में जो कि यूक्रेन से लगता है वहां विद्रोहियों को सपोर्ट जो है करना शुरू कर दिया। इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी और पूरा दक्षिणी हिस्सा जो है यूक्रेन का विवादित रहा है। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से रूस ने आक्रमण तरीके से यूक्रेन में युद्ध को अपनाया है उससे वह यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को लैंडलॉक में जो है वो तब्दील कर देगा। कीव पर कब्जे की जंग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव की ओर कब्जा जमाए हुए है। वहीं दक्षिण पूर्व से भी एक अन्य सैन्य काफिले की ओर बढ़ने की भी खबर सामने आ रही है। यह सब तो हो रहा है जब पुतिन की ओर से कीव छोड़ने या फिर मरने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ रूस ने अपने एयर ट्रूपर्स को भी उतार दिया है। खबर आ रही कि एयर ट्रूपर्स ने एक अस्पताल पर हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग है वो जारी है और आज सुबह वहीं ग्लोब मास्टर जो है
आज सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए रवाना हो गया। वायुसेना ने बताया कि पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के लिए वायुसेना के 3 और विमान आज रवाना होंगे। इसके अलावा यूक्रेन में टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता ले जा रहे भारतीय वायुसेना के विमान शीघ्र ही हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे। रूस की ओर से यूक्रेन की दूसरे सबसे बड़ी शहर खार्किव में जंग तेज कर दी गई है। यूक्रेनी सेना की ओर से पुष्टि की गई है कि रूस ने खार्किव में हेलीकॉप्टर से अपने सैनिकों को उतारा है और रूस अब निर्णायक जंग का इरादा बना चुका है। रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को लंबा खींचने देना नहीं चाहता है और यूक्रेन को आत्मसमर्पण को बाध्य करने के लिए रूस ने मंगलवार को यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले से गुरेज भी नहीं किया। रूस इस युद्ध को जल्द खत्म करने की मुहिम पर इस रवैये से भारत की चिंता बढ़ गई है। भारत को पहले उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध में उसकी स्थिति अफगानिस्तान जैसी नहीं होगी। रूस और यूक्रेन में भारत विरोधी मानसिकता भी नहीं है। यही कारण है कि युद्ध की शुरुआत के बावजूद अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उभरी चिंता के मुकाबले भारत थोड़ा निश्चिंत था। भारत को उम्मीद थी कि इस युद्ध में उसके नागरिक निशाना नहीं बनेंगे। हालांकि मंगलवार को मेडिकल छात्र नवीन की मौत ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रूस को भरोसा था कि युद्ध के दूसरे तीसरे दिन यूक्रेन हथियार डाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने का कारण ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य महत्वपूर्ण शहरों पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया है। यूक्रेन को हथियार डालने के लिए मजबूर करने के लिए रूस हमला तेज करने के साथ ही परमाणु युद्ध का हवा भी खड़ा कर रहा है। भारत की परेशानी कई कारण है। दरअसल बड़ी संख्या में नागरिक कीव सहित अन्य महत्वपूर्ण शहरों में फंसे हुए हैं, जहां से भारत के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना आसान नहीं है। मुश्किल यह है कि कीव जैसे महत्वपूर्ण शहरों में रह रहे भारतीयों को पड़ोसी देश की सीमा तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। युद्ध केंद्रित इन क्षेत्रों में यातायात सेवा ठप होने के कारण सभी नागरिक बुरी तरह से घिर गए हैं। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्ताव के आने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत सभी प्रस्तावों पर उनकी संपूर्णता और राष्ट्रीय हितों के आधार पर विचार करेगा। यूक्रेन संकट पर कम से कम 2 प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने लाए जाने हैं, जबकि अन्य प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए जाएंगे। श्रृंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा रुख अपनाते हैं जो बेहद सावधानी पूर्वक विचारों पर आधारित होता है। हम प्रस्ताव पर पूरी तरह से विचार करेंगे, अपने सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगे। विदेश सचिव ने पूछा कि क्या यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव में मंगलवार को गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत होने के बाद यूक्रेन संकट पर भारत की स्थिति में कुछ बदलाव आएगा। तो उन्होंने बताया कि गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया है, जिससे यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा चर्चा करने को लेकर प्रक्रियात्मक मतदान से भारत ने परहेज किया था, लेकिन ठीक उसी समय भारत ने देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का भी आह्वान किया था और हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने की मांग की थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाया। रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसको लैंडलॉक कंट्री में तब्दील करने की कोशिश की है। कीव पर कब्जे की जंग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव के बाहर कब्जा जमाए हुए है। रूस और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को लंबा खींचने नहीं देना चाहता। यूक्रेन को आत्मसमर्पण को बाध्य करने के लिए रूस ने यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले से गुरेज नहीं किया। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्तावों के आने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारतीय सभी प्रस्तावों पर उनकी संपूर्णता और राष्ट्र हितों के आधार पर विचार करेगा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर।
रूस यूक्रेन के बीच अभी जंग रुकने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को बेलारूस में वार्ता के बेनतीजा होने के बाद अब पुतिन परमाणु ट्रायल की तैयारियां कर रहे हैं और इस बीच फ्रांस और पोलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस मामले पर पीएमओ ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और पीएम मोदी के बीच यूक्रेन को लेकर बातचीत हुई है। मैक्रो ने यूक्रेन में जारी शत्रुता और बिगड़ती मानवीय स्थिति पर अपनी चिंताओं को साझा किया है। आगे पीएमओ ने कहा है कि पीएम मोदी ने शत्रुता को समाप्त करने के साथ संवाद और कूटनीति से समस्या को हल करने की भारत की लगातार अपील को दोहराया है। उन्होंने भारत के इस विश्वास पर जोर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान समकालीन विश्व व्यवस्था का आधार है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के बीच दोनों पक्षों के बीच वार्ता का स्वागत भी किया है और सभी लोगों की मुफ्त और निर्बाध मानवीय पहुंच और सुचारू आवाजाही वो सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण उस दिशा में प्रयास भी करने के लिए कहा है। पीएमओ ने बयान जारी कर कहा है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो को यूक्रेन के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी है। उन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने और प्रभावित आबादी के लिए दवाओं सहित तत्काल राहत सामग्री भेजने के भारत के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी है। 2 दिनों की राहत के बाद आज कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 7,554 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 639 अधिक है। वहीं इस दौरान 223 लोगों की मौत भी हुई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 85,680 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.23 करोड़ हो गई है। रोजाना संक्रमण दर की बात करें तो यह केवल 1% रह गई है, जो कि राहत भरी खबर है। यूपी का रण आहिस्ता आहिस्ता छठवें फाटक पर पहुंच गया है। छठे 7वें दौर को जोड़ लिया जाए तो कुल 111 सीटें ही बची हैं और जिन पर मतदान होना है, यानी कि जंग निर्णायक दौर में पहुंच गई है। वह दौर जहां करो मरो की स्थिति है, जिससे जितने ज्यादा गड्ढों पर कब्जा कर लिया है सत्ता उसी के हाथ होगी। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऊपरी तौर पर देखें तो यहाँ जातियों की गोलबंदी है और जातियों का रहनुमाई का दम भरने वाले दल और उनके नेता भी हैं। ये दल भी भगवा और समाजवादी खेमों में बटे हुए हैं। जाति आधार पर बने इन दलों को यकीन है कि उनके साथ पूरी बिरादरी है, पर ऐसा भी नहीं है कि करीब से देखें तो बहुत से सवाल हैं, बहुत से उलझाव हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका नेता किस खेमे से है, वहाँ उनकी सियासी हैसियत क्या होगी, उस खेमे में कौन कौन सी जातियां हैं, क्या उन जातियों में दबाव में उनका हक तो नहीं छिन जाएगा। ये कई सवाल वो लोगों के जहन में उतर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को पोटली से किसके लिए सरकार निकलेगी, या गठबंधन से सरकार बनेगी, या पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी दौरे पर हैं। गुरुवार को ममता बनर्जी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली को भी संबोधित करेंगी। रैली के चलते वह दोपहर बाद काशी पहुंचकर सबसे पहले मां गंगा का आशीष पाने के लिए गंगा आरती में शामिल होगी। कल ऐसे ही सुबह 11 बजे से संयुक्त रैली को संबोधित करेंगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो में शामिल होंगी। वाराणसी में 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकने में लग गए हैं। इसी क्रम में सपा और उसके गठबंधन से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता की संयुक्त रैली 3 मार्च को एड़े में होगी। बुधवार शाम 6:30 बजे ममता बाबतपुर एयरपोर्ट पर आएंगी। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पूर्वांचल में जमीन मजबूत करने के लिए 3 मार्च को सपा मुखिया अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की संयुक्त रैली वाराणसी में रिंग रोड किनारे होगी। एडे में जनसभा के बाद दोनों नेता शहर उत्तरी, दक्षिणी और कैंट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी करेंगे। जनसभा की तैयारी का जायजा लेने के लिए सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव वाराणसी पहुंच चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले को भारतीय मूल के रूसी विधायक डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने जायज ठहराया है। उनका कहना है कि यह सैन्य कार्रवाई उचित है क्योंकि यूक्रेन को पर्याप्त वक्त दिया जा चुका था। उन्होंने यूक्रेन में भारतीयों पर हमलों को बदला करार दिया है। यूक्रेन में रूस की भारी बमबारी जारी है। दोनों देशों के बीच 7 दिनों से संग्राम चल रहा है। बुधवार को दोनों के बीच अगले दौर की वार्ता होने की संभावना भी है। इस बीच पुतिन की पार्टी के विधायक डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने
बातचीत की और इसमें उन्होंने कहा कि कई अहम मसलों पर अपनी राय भी दी है। डॉक्टर अभय सिंह रूस के पश्चिमी शहर कुर्क से विधायक हैं। रूस में डेपुटेड भारत के एक विधायक के समतुल्य हैं। सिंह ने कहा कि अगर चीन बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करता है तो भारत कैसी प्रतिक्रिया देगा। स्पष्ट है कि भारत इसे किसी हाल में पसंद नहीं करेगा। इसी तरह नाटो रूस के खिलाफ बनाया गया था और सोवियत संघ के टूटने के बावजूद यह विघटित नहीं हुआ। यह धीरे धीरे रूस के करीब आ गया है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो यह नाटो बलों को हमारे करीब लाएगा, क्योंकि यूक्रेन हमारा पड़ोसी देश है। यह समझौते का उल्लंघन होगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाया। रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसको लैंडलॉक जो है कंट्री में तब्दील करने की कोशिश की है। कीव पर कब्जे की जंग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव के बाहर कब्जा जमाए हुए है। रूस और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को लंबा खींचने नहीं देना चाहता। यूक्रेन को आत्मसमर्पण को बाध्य करने के लिए रूस ने यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले से गुरेज नहीं किया। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्तावों के आने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारतीय सभी प्रस्तावों पर उनकी संपूर्णता और राष्ट्र हितों के आधार पर विचार करेगा। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। जिले में 5वें चरण का मतदान समाप्त होने के बाद भी कुंडा को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। ट्विटर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो डालते हुए कुंडा का चुनाव रद्द करने की मांग की है। इसके जवाब में राजा भैया ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि राजनीति में इतनी घृणा जो है वो अच्छी नहीं होती है। कुंडा विधानसभा में रविवार को हुए मतदान को लेकर जनसत्ता दल व सपा कार्यकर्ताओं के बीच क्षेत्र में जहां राड़ छिड़ी हुई है, वहीं प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। सपा मुखिया जो है अखिलेश यादव ने सोमवार की शाम ट्विटर पर एक वीडियो डालते हुए लिखा कि कुंडा में बूथ पर उपस्थित किसी दल के अवांछित व्यक्ति द्वारा सरेराम वोटों का बटन दबाया जा रहा है। इसे संज्ञान में लेते हुए चुनाव पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग से कुंडा का चुनाव रद्द करने की अपील भी की है और साथ ही दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का यह ट्वीट तेजी से वायरल होने के बाद प्रशासन भी इसकी हकीकत खंगालने में जुट गया है। पुलिस की ओर से वीडियो को लेकर अपना पक्ष रखते हुए हरियाणा का बताया गया था। सियासी माहौल गरमाने पर कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को रीट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आप एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ राजनेता भी। उक्त वीडियो 2019 के चुनाव का हरियाणा का है, जिसे आप कुंडा का बताकर चुनाव जो है निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। राजनीति में इतनी घृणा अच्छी नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को हुए 108 नगर निकाय के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। 2171 पार्षदों का चुनाव करने के लिए 95 लाख से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में से हिंसा की कई घटनाओं के बावजूद 78% से अधिक मतदान दर्ज कराया गया है। 108 बंगाल नगर निगमों में मतगणना की शुरुआती रुझानों में टीएमसी ने अब तक 36 सीटें जीत ली हैं, जबकि भाजपा एक अन्य पार्टी का खाका भी जो है अभी तक नहीं खुल सका है। 108 बंगाल नगर निगमों में मतगणना के शुरुआती रुझानों में टीएमसी ने अब तक 28 सीटें जो है जीती हैं। खासकर उत्तर बंगाल में, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में कंठी नगर निगम में टीएमसी का जो दबदबा है वो नजर आ रहा है। वहीं भाजपा का अभी तक खाता नहीं खुल सका है। पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को हुए 108 नगर निकाय के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। ताजा जानकारी के अनुसार ममता की टीएमसी
आगे चल रही है। भाजपा ने सभी 108 नगर पालिकाओं में फिर से मतदान की मांग भी की है। छठे चरण का प्रचार मंगलवार को थम गया। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर बृहस्पतिवार को वोट डाले जाएंगे। इन चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व आधा दर्जन मंत्रियों व इतने ही पूर्व मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। इन चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उसमें बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, कुशीनगर और महाराजगंज शामिल है। मंगलवार को सभी प्रमुख दलों के दिग्गजों ने चुनाव वाले जिलों में प्रचार के अंतिम दिन अपना पूरा जोर लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर में और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराजगंज में जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बलिया और गोरखपुर में पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। शिवपाल यादव ने देवरिया में सपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। प्रियंका गांधी ने महाराजगंज में अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा की। इस चरण में कई प्रमुख नेताओं की किस्मत का फैसला जो है वो होना है। नेता सदन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से मैदान में हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बलिया की बासडीह से मैदान में हैं। बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी का भाग्य भी इसी चरण में तय होना है। यूक्रेन के कीव में फंसे 26 भारतीय एमबीबीएस विद्यार्थियों ने घर आने के लिए खुद रुपए जुटाकर बस किराए पर ली है। हंगरी सीमा तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्रति बच्चे ने 4500 रुपए के हिसाब से 1.17 लाख रुपए चुकाए हैं और इसमें रोहतक के 3 भाई बहन समेत 18 विद्यार्थी हरियाणा के हैं। बाकी के लखनऊ से और 5 दिल्ली और 2 बिहार के रहने वाले हैं। वे देर रात हंगरी पहुंचेंगे। परिजन बच्चों से फोन पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध के चलते देश के हजारों विद्यार्थी वहां फंसे हुए हैं। इन्हीं में रोहतक के कमला नगर निवासी प्रदीप कुमार के 3 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 2 बेटियां व 1 बेटा है। ये तीनों भाई बहन वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। कीव में हालत बिगड़ने पर घर आने का प्रयास कर रहे हैं और इनके लिए तीनों ने दोस्तों के साथ मिलकर एक बस भी किराए पर ले रखी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का केस खारिज करने की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। अंडरवर्ल्ड डॉन जो है दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्त से बाहर आने के लिए मलिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए जल्द से जल्द रिहाई की मांग की थी। मंगलवार को अदालत को सूचित किया गया कि आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई के लिए नामित जस्टिस पीवी वराले और जस्टिस एसपी तावड़े की नियमित पीठ इस सप्ताह उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए बुधवार को जस्टिस एस बी के शुक्रे और जस्टिस जीएन सानप की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। फिलहाल मलिक 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है और इस बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कनेक्शन मामले में अब नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक पर भी ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ तानाशाही का आरोप लगाया। रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसको लैंडलॉक जो है कंट्री में तब्दील करने की कोशिश की है। कीव पर कब्जे की जंग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव के बाहर कब्जा जमाए हुए है। रूस और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई को लंबा खींचने नहीं देना चाहता। यूक्रेन को आत्मसमर्पण को बाध्य करने के लिए रूस ने यूक्रेन के नागरिक ठिकानों पर हमले से गुरेज नहीं किया। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्तावों के आने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारतीय सभी प्रस्तावों पर उनकी संपूर्णता और राष्ट्र हितों के आधार पर विचार करेगा।